सिलेंडर। बच्चों जब भी हम सिलेंडर की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं सर्कुलर पेंसिल्स की, सर्कुलर पेंसिल्स, और हम बात कर सकते हैं सर्कुलर पेंसिल होल्डर की, सर्कुलर पिलर्स की। ऐसी और भी बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब सिलेंडर में भी हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? आपको यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा होगा। अगर हम इस सिलेंडर के दोनों सर्कुलर एंड्स के सेंटर्स को, दोनों सर्कुलर एंड्स के सेंटर्स को मिला दें तो जो एक्सिस बनेगा वो इन दोनों सर्कुलर एंड से राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल। इसलिए हम इस सिलेंडर को क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर सिलेंडर ऐसा होता तो देखिए ये जो एक्सिस बनेगा वो इन दोनों सर्कुलर एंड से राइट एंगल नहीं बनाएगा। ये एक्सिस इस सर्कुलर एंड से कुछ ऐसा एंगल बनाएगा और इस सर्कुलर एंड से कुछ ऐसा एंगल बनाएगा। तो बच्चों क्या ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है? नहीं है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कई बार ऐसा होगा कि आपको किसी क्वेश्चन में दिया होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर और यहां पे हमने लिखा है सिलेंडर, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कहीं मैं सिलेंडर लिखती हूं इसका मतलब होगा कि मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रही हूं। ओके, अब सिलेंडर को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि कोई प्लेन रेक्टेंगुलर शीट है, प्लेन रेक्टेंगुलर शीट। ये देखिए ये आ गई हमारे पास में एक प्लेन रेक्टेंगुलर शीट। अब बच्चों जरा इस शीट को थोड़ा सा टॉप से देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा टॉप से देखने पे ये कुछ ऐसी लगेगी, बट इस रेक्टेंगुलर शीट का सिलेंडर से क्या लेना देना है? बच्चों सोचो कि मैं इस रेक्टेंगुलर शीट को कुछ इस तरीके से रोल कर रही हूं कि इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट इस तरीके से रोल हो रही है कि इसके दोनों एंड एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक सिलेंडर बना रहे हैं, एक सिलेंडर बना रहे हैं। तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या आ गया? सिलेंडर। अब अगर इस रेक्टेंगुलर शीट की, इस प्लेन रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ हो L और हाइट हो H, तो बच्चों पहले तो मुझे बताओ कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? इस सिलेंडर की हाइट होगी H के इक्वल, मतलब इस रेक्टेंगुलर शीट की हाइट के इक्वल। क्योंकि देखिए जब हमने इस रेक्टेंगुलर शीट को रोल किया तो इसकी हाइट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसकी हाइट और इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? सेम। और बच्चों इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ किसके इक्वल होगी? इस सिलेंडर के बेस के पैरामीटर के इक्वल, इस सिलेंडर के बेस के पैरामीटर के इक्वल। क्योंकि इस शीट को रोल करने पर, इस रेक्टेंगुलर शीट को रोल करने पर इसकी लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई? इस सिलेंडर के पैरामीटर में। और सिलेंडर का पैरामीटर क्या होगा? इन दोनों बेस के पैरामीटर के इक्वल। तो हमने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ शीट is equal to perimeter of base of cylinder and height of sheet is equal to height of cylinder, that is R. Sorry, that is H. अब अगर हम इस सिलेंडर के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, तो देखिए बच्चों जितना एरिया इस रेक्टेंगुलर शीट का होगा उतना एरिया ही इस सिलेंडर का होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट। अब बच्चों यहाँ पे सिलेंडर के किस एरिया की बात हो रही है? देखिए इस सिलेंडर का टॉप और बॉटम दोनों क्या है? ओपन। हम बोल सकते हैं कि इस सिलेंडर के दोनों सर्कुलर एंड्स क्या है? ओपन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये आ गया एरिया ऑफ शीट।
और एरिया ऑफ शीट कितना होगा इस केस में, लेंथ इंटू हाइट। अब लेंथ और हाइट की वैल्यू हम यहां से रखेंगे। देखिए लेंथ की वैल्यू है पैरामीटर ऑफ बेस के इक्वल, सिलेंडर के बेस के पैरामीटर के इक्वल, और बेस का पैरामीटर कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाइट। देखिए हाइट ऑफ शीट इक्वल है हाइट ऑफ सिलेंडर के, दैट इज h। तो यहां पे लिख लेंगे हम h या फिर 2 पाई आर h। ये आ गया एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर। तो देखिए हमारे पास में सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का तो एरिया आ गया, कर्व्ड सरफेस का एरिया आ गया 2 पाई आर एच। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस सिलेंडर की बात की थी उसका टॉप भी ओपन था और बॉटम भी ओपन था, बट अगर किसी सिलेंडर का टॉप और बॉटम दोनों क्लोज्ड हो, टॉप और बॉटम दोनों क्लोज्ड हो, तो उसके लिए एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, एरिया ऑफ टू बेसेस। अब देखिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस तो हमने निकाल लिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अब एरिया ऑफ टू बेसेस क्या होगा, देखिए एक बेस के लिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो टू बेस के लिए हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो इस सरफेस एरिया की बात, किसकी, सरफेस एरिया की बात। किसी सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का। देखिए जब हमने क्यूबॉइड की बात की थी, या हम बोले कि जब हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड किया था, वॉल्यूम, तो हमने क्या किया था, एक प्लेन रेक्टेंगुलर शीट दी थी। अब चलिए सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक प्लेन सर्कुलर शीट लेते हैं, प्लेन सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है r। अब सबसे पहले तो हम इस सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मेरे पास में सेम रेडियस की बहुत सारी शीट्स हो और उनको मैं एक के ऊपर एक रखूं, जैसे कि हमने क्यूबॉइड के केस में किया था, तो देखिए यहां पे हमें क्या मिलेगा, एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर की ये जो सर्कुलर बेस, इसकी रेडियस होगी r, इस सर्कुलर शीट की रेडियस के इक्वल। अब चलिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सिलेंडर, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, या हम बोले बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। देखिए मान लीजिए कि सिलेंडर की हाइट h है, कितनी है h। देखिए ये जो हम हाइट मेजर कर रहे हैं, ये इन दोनों बेसेस के बीच की डिस्टेंस है, दोनों बेस के बीच की डिस्टेंस। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, किसी भी एक सर्कुलर बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, और बेस का एरिया तो सेम ही रहेगा, जितना एरिया इस बेस का होगा उतना एरिया इस बेस का होगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज h। तो किसी सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। अब चलिए सिलेंडर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base of cylinder is 0.7 meter, find its height. Find its height. देखो बच्चे यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हुई है, तो पहले तो हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया जिसकी कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर, और रेडियस बेस की रेडियस सिलेंडर की बेस की रेडियस कितनी है 0.7 मीटर। देखिए, ये भी इस सिलेंडर का बेस होगा और ये भी इस सिलेंडर का बेस होगा, तो इन दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर और 0.7 मीटर। अब बच्चों हमें इस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, हाइट, ये वाली वैल्यू। मान लीजिए कि हाइट है h, हाइट है h। अब बच्चों देखिए, पहले तो हमने लिख लिया कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें दिया गया है कि कर्व सरफेस का एरिया कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है 2 पाई RH। एरिया ऑफ कर्व सरफेस है 2 पाई RH इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। इट इंप्लाइज 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R, दैट इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और वो कितना है 0.7 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.7 मल्टीप्लाई हाइट h इक्वल टू 4.4। इट इंप्लाइज h इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 44 मल्टीप्लाई 0.7, और इससे आ जाएगा हाइट इक्वल टू 1 मीटर। हाइट इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए, इस सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 1 मीटर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन था ये बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. देखिए, कोई रोलर है। रोलर क्या होता है? एक तरीके का सिलेंडर ही होता है। अब इस रोलर का डायमीटर और लेंथ हमें दी गई है, और हमें बोला है कि ये रोलर एक प्लेग्राउंड को एक बार लेवल करने में 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। देखिए बच्चों, हमने एक रोलर बना लिया, रोलर। अब इस रोलर का डायमीटर हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये हमने लिख लिया 84 सेंटीमीटर, और लेंथ हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर। लेंथ है 120 सेंटीमीटर। अगर ये रोलर किसी प्लेग्राउंड को एक बार लेवल करने में 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है, देन फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, हमें उस प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है, वो भी मीटर स्क्वायर में। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन देखिए, डायमीटर हमें दिया गया है, डायमीटर d इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, और लेंथ हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर। बच्चों, ये जो लेंथ है ना, लेंथ, ये एक्चुअल में इस रोलर की हाइट है। अगर हम इस रोलर को वर्टिकली रखें तो ये जो लेंथ होगी ये ही इस रोलर की हाइट होगी। तो हम लिख लेंगे h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा, प्लेग्राउंड का एरिया। अब बच्चों, प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा ये तो हमें नहीं पता, बट इस रोलर का एरिया हम जरूर निकाल सकते हैं। देखिए, एरिया ऑफ रोलर। अब एक और बात, यहाँ पे देखिए, ये जो इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ही सिर्फ लेवल करने के काम में आ रहा है। इसका जो बेस का एरिया, ये किसी काम में नहीं आ रहा। तो बच्चों, हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर कितना हो जाएगा 2 पाई RH, where R is radius of base,
अच्छा बच्चों, एक और बात, ये देखिए हमने यहाँ पे जो लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एरिया कवर्ड बाय रोलर, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवोल्यूशन। देखिए जितना एरिया इस रोलर का होगा उतना एरिया ही तो एक रिवोल्यूशन में कवर करेगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे डायमीटर हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर। इस रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 84/2, दैट इज 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 42 मल्टीप्लाई हाइट है 120 सेंटीमीटर, 120। और बच्चों ये आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आ गया एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवोल्यूशन। बट क्वेश्चन में बोला है कि पूरे प्लेग्राउंड को एक बार लेवल करने में कितने रिवोल्यूशन चाहिए, 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। मतलब इस रोलर को 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने होंगे इस पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने में। तो हम लिख सकते हैं एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 31,680 और 1584 एंड 4 टाइम्स 0, ये तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर इसको हम मीटर स्क्वायर में लिखें तो ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। क्योंकि देखिए पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने में 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने पड़ रहे हैं। तो एरिया कवर्ड बाय रोलर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, और वो इक्वल होगा 1584 मीटर स्क्वायर। और बच्चों यही हमसे पूछा था, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमें फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ लेबलिंग इफ कॉस्ट ऑफ लेबलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 2 रुपीज। बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया को लेबल करने की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज। तो 1584 मीटर स्क्वायर एरिया को लेबल करने की कॉस्ट कितनी होगी, 1584 मीटर स्क्वायर एरिया को लेबल करने की कॉस्ट होगी 1584 मल्टीप्लाई 2 और 3168 रुपीज। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. Calculate the ratio of their volumes and the ratio of their curved surfaces. देखिए दो सिलेंडर्स हैं जिनकी रेडियस का रेशियो हमें दिया गया है 2:3। तो चलिए लिख लेते हैं R1 is to R2 is equal to 2:3। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम इन दोनों को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें रेडियस मिल जाएगी। मान लीजिए कि कोई कॉमन नंबर है R, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 2R एंड R2 इक्वल टू हो जाएगा 3R। इसी तरीके से हाइट का रेशियो हमें दिया गया है 5:3, H1 is to H2 इक्वल टू 5:3। इसको भी हम लिख सकते हैं H1 इक्वल टू 5H एंड H2 इक्वल टू 3H। अब हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स का रेशो। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। तो सिलेंडर 1 के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू
पाई R1 स्क्वायर H1 एंड V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, V1 अपॉन V2 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और R1 H1 R2 H2 की वैल्यू हम यहां से रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 है 5H अपॉन R2 स्क्वायर 3R स्क्वायर मल्टीप्लाई 3H। अब देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और H से H कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3 और 20 अपॉन 27। तो देखिए वॉल्यूम्स का रेशो कितना आ गया, V1 रेशो V2 इक्वल टू 20:27। अब कर्व्ड सरफेसेस का एरिया निकालते हैं। देखिए सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो हम लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 2 पाई R1 H1 एंड A2 इक्वल टू 2 पाई R2 H2। अब अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में से डिवाइड करें तो देखिए ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और R1 H1 की जगह हम रखेंगे 2R मल्टीप्लाई 5H अपॉन 3R मल्टीप्लाई 3H और ये आ जाएगा 10 अपॉन 9। तो कर्व्ड सरफेसेस का एरिया आ गया A1 is to A2 इक्वल टू 10:9। हॉलो सिलेंडर। बच्चों हॉलो सिलेंडर से जो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है वो है पाइप एक हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल है, चाहे फिर वो मेटल पाइप हो या प्लास्टिक पाइप हो या फिर रबड़ पाइप या रबड़ ट्यूब, ये सभी हॉलो सिलेंडर के एग्जांपल हैं। होने को और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, बट पाइप एक ऐसा जर्नल एग्जांपल है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक हॉलो सिलेंडर लिया हुआ है जिसकी कुछ थिकनेस है। इसी थिकनेस के कारण हर हॉलो सिलेंडर की कुछ इनर रेडियस होती है और कुछ आउटर रेडियस होती है। मान लीजिए कि इनर रेडियस है स्मॉल r और आउटर रेडियस है कैपिटल R। अब बच्चों इस चैप्टर में हमारा मेन एम क्या है, सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, इस हॉलो सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अगर हम हॉलो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए किसी हॉलो सिलेंडर में दो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, एक तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस और एक इंटरनल कर्व्ड सरफेस। हम लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटर्नल सरफेस प्लस एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस। और बच्चों सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है 2 पाई RH। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ एक्सटर्नल सरफेस 2 पाई कैपिटल R H प्लस 2 पाई स्मॉल RH। देखिए एक्सटर्नल सरफेस की रेडियस है कैपिटल R और इंटरनल सरफेस की रेडियस है स्मॉल r। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पाई H मल्टीप्लाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये तो आ गया एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करें तो देखिए कैसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर
एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस। भाई ऐसे ही तो हमने सिंपल सिलेंडर के केस में लिखा था। देखिए टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, एरिया ऑफ टू बेसेस। अब कर्व्ड सरफेस का एरिया तो हमारे पास आया 2 पाई h मल्टीप्लाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, पर एरिया ऑफ टू बेसेस क्या होगा, देखिए किसी एक बेस के लिए, हॉलो सिलेंडर के किसी एक बेस के लिए एरिया होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा, देखिए हॉलो सिलेंडर के केस में जो हमारा बेस है, बेस वो क्या है, रिंग, ऐसी रिंग, क्योंकि देखिए ये बीच में से क्या है, हॉलो, ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, तो इसका बेस पूरा तो फिल नहीं होगा, ये कुछ रिंग की शेप में होगा, रिंग की शेप में। ऐसी रिंग जिसकी इनर रेडियस होगी स्मॉल r और आउटर रेडियस होगी कैपिटल R। तो वन रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन रिंग क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं। देखिए यहां पे हमसे पूछा है एरिया ऑफ टू बेसिस, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर भी आ गया। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, देखिए अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम से हमारा मतलब है कि किसी बॉडी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब हॉलो सिलेंडर के केस में सिर्फ यही वाला रीजन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये जो बीच का रीजन है, बीच का हॉलो पार्ट है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। अब देखिए एक्सटर्नल सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर h। तो इस तरीके से हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकल गया। देखिए तीनों फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, आप इनको याद भी रख सकते हैं या फिर इनको डिराइव भी कर सकते हैं। इनको डिराइव करना भी बहुत सिंपल है। अब चलिए हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। कोई 10 मीटर डीप सिलेंड्रिकल वेसल है, ये देखिए यहाँ पे हमने 10 मीटर डीप एक सिलेंड्रिकल वेसल बना लिया। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल के इनर कर्व्ड सरफेस को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, 2200। कितनी, 2200। If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find inner curved surface area of the vessel. बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट ₹20 हो, तो हमें इस सिलेंड्रिकल वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए मान लेते हैं कि इस सिलेंड्रिकल वेसल की इनर रेडियस कितनी है, स्मॉल r के इक्वल। रेडियस हमने मान ली स्मॉल r, तो देखिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई RH। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, r और h। r की वैल्यू हमें नहीं पता, h की वैल्यू हमें पता है, तो हम लिख लेंगे 2 पाई r मल्टीप्लाई h कितनी है, 10 मीटर डीप। और इस फिगर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट है हमारी 10 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। तो ये आ गया 20 पाई r मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ इनर कर्व सरफेस कितना आ गया 20 पाई स्मॉल आर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट है 20 रुपीज। तो 20 पाई आर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी 20 पाई स्मॉल आर मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट होगी 20 मल्टीप्लाई 20 पाई आर, या हम लिख सकते हैं 400 पाई आर रुपीज। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया कैलकुलेशन से, बट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इनर कर्व सरफेस को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है 2200। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2200 के। हम लिख सकते हैं 400 पाई आर इक्वल टू 2200। इट इंप्लाइज आर इक्वल टू 2200 अपॉन 400 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 7/4 मीटर। रेडियस कितनी आ गई हमारी 7/4 मीटर। 7/4 मीटर। अब देखिए हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, मतलब रेडियस की वैल्यू आ गई, तो हम इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर है 7/4 तो 7/4। तो देखिए इससे हमारे पास आएगा 110 मीटर स्क्वायर। इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। और हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था फाइंड इनर रेडियस ऑफ द बेस। इनर रेडियस ऑफ द बेस और उसकी वैल्यू हमारे पास आई 7/4 मीटर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। देखिए कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम से। इस सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर है 7/4 मीटर, 7/4 मीटर, तो 7/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच है 10 मीटर 10, और ये इक्वल होगा 385 अपॉन 4 और 96.25 मीटर क्यूब। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कैपेसिटी ऑफ द वेसल या वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना आ गया 96.25 मीटर क्यूब। The volume of metallic cylindrical pipe is 748 centimeter cube. Its length is 14 centimeter and its external radius is 9 centimeter. Find its thickness. बच्चों हमारे पास यहाँ पे मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप है, मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप जिसका वॉल्यूम है 748 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए कि हमारा मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप कुछ ऐसा दिखता है और इसका वॉल्यूम कितना है 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पाइप की लेंथ हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो लेंथ हम लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमने लिख लिया 9 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इस पाइप की थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। चलिए पहले तो लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। देखिए एक तो हमें गिवन है कि इस मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम 748 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम कितना है 748 सेंटीमीटर क्यूब। इस पाइप की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, L इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इन तीनों में से ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ये बहुत काम की चीज है। देखिए हॉलो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है
748, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए इस इक्वेशन में वैल्यूज रखते हैं। देखिए पाई की वैल्यू होगी 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए कैपिटल आर की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच मतलब हाइट, इस पाइप की हाइट वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 माइनस पाई वापस से 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेडियस, मतलब ये वाली जो रेडियस है, इस पॉइंट से ये वाली रेडियस, ये क्या है? स्मॉल आर। तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, इस स्मॉल आर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच वापिस से 14 इसको 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें से हम 22/7 मल्टीप्लाई 14 को कॉमन निकाल लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 14 ब्रैकेट 81 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 748। अब चलिए इस पूरी टर्म को आरएचएस में ले जाते हैं। 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 748 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 14, और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 17। तो हम लिख लेंगे 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 17। इट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 64 और आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इंटरनल रेडियस कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। बट इससे हमारा क्या लेना देना है? हमें तो थिकनेस फाइंड करनी है, थिकनेस। देखिए बच्चों थिकनेस को हम लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ पाइप इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, और ये हो जाएगा 9 माइनस 8 दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप की थिकनेस कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। बच्चों क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इन सब की तरह कोन के भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे देखिए कोनिकल टेंट, ये किसका एग्जांपल है? कोन का। आइसक्रीम कोन तो कौन का एग्जांपल है ही? इनके अलावा भी और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं कोन के। अब जैसे सिलेंडर में हमने पढ़ा था राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसी तरीके से कोन में हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? इस कोन को देखिए, अगर बच्चों मैं इस कोन के बेस के सेंटर को इस वाले पॉइंट से मिला दूं, तो ये जो एक्सिस बनेगा वो इस कोन के बेस से राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कौन जिसका एक्सिस कोन के बेस से राइट एंगल बनाए, उस कोन को हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानो हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल, ये रहा राइट ट्राइंगल, और अब हम इस राइट ट्राइंगल को इसकी किसी एक साइड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। अगर हम इसको जल्दी रोटेट कराएंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने कोई कोन रखा हुआ है, कोन। तो हम बोल सकते हैं कि किसी राइट ट्राइंगल को उसकी किसी एक साइड के अबाउट रोटेट कराने पे बनने वाला सॉलिड क्या होता है? कोन। क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए हमारा कोन कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर BC की वैल्यू हो R, तो यहां पे भी BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R। अगर इस ट्राइंगल की हाइट हो H, तो इस कोन की हाइट भी कितनी हो जाएगी? H। और बच्चों ये जो आपको A और C के बीच की डिस्टेंस दिख रही है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। इसको डिनोट करते हैं L से, स्लैंट
स्लैंट हाइट। और बच्चों देखिए, अगर BC इस BC के इक्वल है एंड AB इस AB के इक्वल है, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा? इस AC के इक्वल, मतलब L के इक्वल, L। अब इस L की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने पे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं L इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये तो हुई स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट की बात। अब मुझे बताइए कि कोन के अंदर फेसेस कितनी होती है? फेसेस, देखिए कोन में दो फेसेस होती है, एक तो कर्व्ड फेस और एक बॉटम फेस। बॉटम फेस क्या है यहाँ पे? बेस, इस कोन का बेस। अब कोन के कर्व्ड फेस का एरिया कितना होगा? कोन के लिए कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है पाई आर एल। यहाँ पे आर है इस कोन के बेस की रेडियस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, और एल क्या है? स्लैंट हाइट। अगर हम कोन के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस। अब देखिए, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया क्या होगा? बेस क्या है? सर्किल, और सर्किल के लिए एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और अगर हम कोन के लिए वॉल्यूम की बात करें तो देखिए, कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से कुछ याद आया? ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पूरे फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 टाइम्स। बच्चों, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, क्योंकि बच्चों ये तीनों ही फॉर्मुलेज के डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, बट ये तीनों ही फॉर्मुले याद रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख सकें। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन में कोन की बात हो रही है। कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कोन की स्लैंट हाइट हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक कोन बनाया हुआ है जिसकी स्लैंट हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमसे पूछा क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पहली बात तो हमें इस कोन के बेस की रेडियस फाइंड करनी है, मतलब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू। और हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया। चलिए पहले तो लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखिए, एक तो हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लैंट हाइट ऑफ कॉन कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें पता है कि कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इंप्लाइज 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर मल्टीप्लाई एल। एल क्या है? स्लैंट हाइट, और इसकी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। 14 इक्वल टू 308, और आर इक्वल टू 308 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 14, और आर इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। रेडियस ऑफ बेस तो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस। अब देखिए, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल
प्लस एरिया ऑफ बेस, ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर एल की वैल्यू कितनी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 308 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह हम लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। देखिए आर हमारे पास आया था 7, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 49। और बच्चों इस पूरे को कैलकुलेट करने पे आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए कॉनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन्स, मतलब 11 पर्सन्स को एक कॉनिकल टेंट अलॉट हुआ है, 11 पर्सन्स को एक कॉनिकल टेंट अलॉट हुआ है। आगे दिया है ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि हर बंदे को बैठने के लिए कितनी जगह मिल रही है 4 मीटर स्क्वायर जगह मिल रही है एंड 20 मीटर क्यूब एयर भी मिल रही है सांस लेने के लिए, 20 मीटर क्यूब एयर भी मिल रही है सांस लेने के लिए। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हमें हाइट फाइंड करनी है, मतलब कोनिकल टेंट की हमें हाइट फाइंड करनी है। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोनिकल टेंट है और ये जो आपको बेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, इस कोनिकल टेंट का ग्राउंड, कोनिकल टेंट का ग्राउंड। अब देखिए हमें दिया है एरिया कवर्ड बाय वन पर्सन कितना है 4 मीटर स्क्वायर। और हमें यह भी दिया गया है कि इस कोनिकल टेंट में बैठने के लिए कितने लोगों की जगह है 11 पर्सन्स की, 11 लोगों को इस कोनिकल टेंट में हम बिठा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड, और टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड किसके इक्वल होगा बेस के इक्वल, एंड बेस के लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 44। इट इंप्लाइज आर इक्वल टू रूट 44 मल्टीप्लाई 7/22। देखिए यहाँ पे मैंने पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, ठीक है। अब इससे आर की वैल्यू आ जाएगी रूट 14 मीटर। तो देखिए इस कोनिकल टेंट और कोन के बेस की रेडियस कितनी आ गई रूट 14 मीटर। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस कोनिकल टेंट की हाइट हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। इसका मतलब एक बंदे को सांस लेने के लिए कितनी एयर मिल रही है 20 मीटर क्यूब। तो 11 पर्सन्स को सांस लेने के लिए कितनी एयर मिलेगी, देखिए लिखते हैं वॉल्यूम फॉर 11 पर्सन्स, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 20 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम फॉर 11 पर्सन ये किसके इक्वल है इस कोनिकल टेंट के वॉल्यूम के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, इसको हम वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट भी लिख सकते हैं। ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 20 मीटर क्यूब। अब देखिए कोन के लिए वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 मीटर क्यूब। अब देखिए यहां पे मैं आर की वैल्यू रख सकती हूँ रूट 14 मीटर, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 220 मीटर क्यूब। इट इंप्लाइज एच इक्वल टू 50 मीटर। देखिए हमारी हाइट कितनी आ गई 15 मीटर, इसका मतलब इस कोनिकल टेंट की हाइट होगी 15 मीटर। और यही हमें फाइंड करना था, हमें यही तो फाइंड करना था कि इस कोन की और कोनिकल टेंट की हाइट क्या होगी, राइट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए राइट ट्राइंगल एबीसी with its sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. देखिए इस क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल की बात हुई है, राइट ट्राइंगल एबीसी। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया और मान लेते हैं कि AB की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर।
आप इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी देख सकते हैं, शायद फिर आपको समझ आ जाए कि मैंने इसकी साइड्स कैसे ली है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए राइट ट्राइंगल एबीसी विद इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब साइड एसी। इसका मतलब ये जो हमारा राइट ट्राइंगल है ये साइड एसी के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, और रिवॉल्व होके क्या बना रहा है, एक कोन। क्या बना रहा है, कोन। हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई राइट ट्राइंगल उसकी किसी एक साइड के अबाउट रिवॉल्व होता है तो क्या बनाता है, कोन। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कोन बना लिया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। मतलब ये जो हमें सॉलिड ऑब्टेन हुआ है, सॉलिड यहाँ पे क्या है, कोन। तो ये जो हमें कोन ऑब्टेन हुआ है, हमें इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें पता है कि कोन के लिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आर क्या है, इस कोन के बेस की रेडियस, बेस की रेडियस मतलब आर इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। और इस कोन की हाइट क्या है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो एच इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 25 मल्टीप्लाई 12, या फिर इस पूरे को हम 100 पाई भी लिख सकते हैं, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी को 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करें तो बनने वाला सॉलिड या हम कहें कोन, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आगे दिया है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। मतलब अब की बार अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करें तो बनने वाले सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखिए इस बार भी जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, एक कोन ही होगा। और कोन के लिए वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। यहाँ पे इस कोन की रेडियस क्या है, देखिए इस कोन के बेस की रेडियस क्या है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 मल्टीप्लाई एच, एच क्या है, इस कोन की हाइट और ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5, यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। अब इस पूरे को कैलकुलेट करने पे आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अगर हम राइट ट्राइंगल एबीसी को 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करें तो बनने वाले कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए और क्या पूछा हमसे, और हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड। मतलब ये जो दोनों सॉलिड हमें ऑब्टेन हुए हैं, ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों सॉलिड के लिए वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। अब चलिए मान लेते हैं कि इस वाले कोन के वॉल्यूम को हम बोल रहे हैं V1 एंड इस वाले कोन के लिए वॉल्यूम को हम बोल रहे हैं V2। तो V1 is to V2 क्या होगा, 100 पाई is to 240 पाई और 5 is to 12। ये आ गया हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, एक तो था वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, सेकंड था वॉल्यूम ऑफ दिस कोन और फिर लास्ट में हमें फाइंड करना था दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक 30 सेंटीमीटर हाइट वाला कोन है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक 30 सेंटीमीटर हाइट वाला कोन बनाया हुआ है। अब आगे दिया है, ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। अब हमने क्या किया, इस कोन को कट करके एक स्मॉल कोन बना लिया, इस कोन को कट करके एक स्मॉल कोन बना लिया। और कैसे बना लिया, एक प्लेन की हेल्प से, ऐसा प्लेन जो इस कोन के बेस के पैरेलल हो, इस कोन के बेस के पैरेलल हो। तो देखो कट करने पे ही कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा स्मॉल कोन और ये होगा बाकी का पार्ट। अब आगे दिया है इफ इट्स वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम,
इस स्मॉल कोन का वॉल्यूम, if its volume be 1/27 of the volume of the given cone, at what height above the base the section has been made. मतलब अगर इस स्मॉल कोन का वॉल्यूम ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का 1/27 टाइम है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि इस कोन के बेस से कितनी हाइट पे सेक्शन बना होगा. मतलब हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. अब देखिए एक कंडीशन तो हमारे पास में है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इक्वल टू 1/27 वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन. अब चलिए मान लेते हैं कि ओरिजिनल कोन की रेडियस R1 है एंड स्मॉल कोन की रेडियस कितनी है, R2. तो देखिए यहां पे मैंने लिख लिया R1 और यहां पे मैंने लिख लिया R2. और मान लेते हैं कि इस ओरिजिनल कोन की हाइट है H1 एंड स्मॉल कोन की हाइट है H2. तो यहां पे अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, ये क्या होगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, ये क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1. अब देखिए यहां पे हमारे पास में किन किन वेरिएबल्स की वैल्यूज है. देखिए R2 की वैल्यू क्या हमारे पास में है, इस स्मॉल कोन की रेडियस, ये हमारे पास में नहीं है. क्या H2 की वैल्यू है, ये भी हमारे पास में नहीं है. R1 इस ओरिजिनल कोन की रेडियस, ये भी हमारे पास में नहीं है. एंड H1 है 30 सेंटीमीटर, तो H1 हमारे पास में है. अब देखिए ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हमारे पास में तीन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है. बच्चों चलिए मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये है A, ये है B एंड ये है C. इसी तरीके से ये वाले पॉइंट को हम मान लेंगे D, इसको E एंड इसको F. तो बच्चों आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. एंड सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम से हम लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 इक्वल टू H2 अपॉन H1. सही है ना, R2 अपॉन R1 इक्वल टू H2 अपॉन H1. अब देखिए यहाँ पे H2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट H1 की हमें वैल्यू पता है. H1 की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी R2 अपॉन R1 इक्वल टू H2 अपॉन 30. और इससे R2 की वैल्यू आएगी R2 इक्वल टू R1 H2 अपॉन 30. अब चलिए इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखते हैं. 1/3 पाई मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर, R2 क्या है, R1 H2 अपॉन 30, R1 H2 अपॉन 30 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाई 1/3 पाई R1 स्क्वायर और मल्टीप्लाई H1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 30. अब देखिए यहां से R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, H2 इज टू पावर 3. तो H2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 सेंटीमीटर. तो अभी हमें क्या मिला है, स्मॉल कोन की हाइट कितनी आई, 10 सेंटीमीटर. बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाली हाइट. हम ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए H1 में से अगर मैं H2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाली हाइट मिल जाएगी. तो लिख लेते हैं H1 माइनस H2 इक्वल टू 30 माइनस 10 और 20 सेंटीमीटर. तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. बच्चों हम सब जानते हैं कि स्फीयर क्या होता है. हमने इस चैप्टर की शुरुआत में 2-3 एग्जांपल्स देखे थे सॉलिड्स के, जिसमें से एक एग्जांपल था बॉल. तो बॉल एक्चुअल में क्या होती है, एक स्फीयर ही होती है. अगर हम 1-2 एक्सेप्शंस को कंसीडर ना करें तो जितने भी टाइप की बॉल्स होती है वो सब क्या होती है, स्फीयर की फॉर्म में.
अब अगर हम बात करें स्फीयर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो देखिए स्फीयर के लिए सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आर क्या है, आर है इस स्फीयर की रेडियस आर। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इससे पहले जितने भी सॉलिड्स का हमने सरफेस एरिया निकाला था तो हमने क्या लिखा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यहाँ पे मैंने सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस है। कौन सी सरफेस है, कर्व सरफेस। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वे में लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये तो हुई स्फीयर की बात। अब अगर मैं इस स्फीयर को इसके सेंटर से दो पार्ट्स में कट कर दूं, तो जो दो पार्ट्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। तो देखिए ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर, ये भी हेमीस्फीयर है और ये भी हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो सरफेसेज है, एक तो है कर्व्ड सरफेस और एक है इस हेमीस्फीयर का बेस। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया, देखिए स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कौन सा सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये पूरा क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड हेमीस्फीयर क्या है, हाफ। भाई हेमीस्फीयर स्फीयर का क्या होता है, हाफ ही तो होता है, तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर के लिए सरफेस एरिया अपॉन 2, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन 2, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है, आर है इस हेमीस्फीयर की रेडियस, मतलब अगर ये सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस है ये है आर। अब देखिए अभी तो हमने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बट क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेज हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस और एक बेस, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। और बेस क्या है भाई, सर्कल के फॉर्म में ही तो है, तो यहां पे मैं लिखूंगी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, इस बेस का एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्फीयर के लिए सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A spherical ball of radius 3 centimeter is melted and recast into 3 spherical balls. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके तीन छोटी स्फेरिकल बॉल्स बना रहे हैं। आगे दिया है द रेडी ऑफ 2 of these balls are 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इन तीनों बॉल्स में से किन्हीं भी दो बॉल्स की रेडियस हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 सेंटीमीटर। अब आगे दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बॉल। हमें थर्ड बॉल की रेडियस फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए एक बात हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है, सेम। वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ
ओरिजिनल बॉल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ वॉल्यूम्स, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्मॉल बॉल्स, 3 स्मॉल बॉल्स। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉल, स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मेरे पास मेरा रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 4/3 पाई आर की जगह पे 3 इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल बॉल्स। अब देखिए इस बॉल की रेडियस हमें पता है, इस बॉल की रेडियस भी हमें पता है, बट इस बॉल की रेडियस हमें नहीं पता। चलिए मान लेते हैं कि इसकी रेडियस है आर डैश की इक्वल, किसके इक्वल? आर डैश की इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4/3 पाई ब्रैकेट 1.5 की पावर 3 प्लस 4/3 पाई आर डैश की पावर 3 प्लस 4/3 पाई टू टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में केवल आर डैश एक वेरिएबल है, तो आर डैश की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर डैश इक्वल टू आएगा 6.19 सेंटीमीटर। तो इस वाली स्फेरिकल बॉल की रेडियस क्या होगी? 6.19 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा आंसर। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील का बना हुआ है और उसकी थिकनेस हमें दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ये देखिए ये हमने एक बाउल बना लिया हेमिस्फेरिकल बाउल। अब इस हेमिस्फेरिकल बाउल की थिकनेस मतलब ये वाली डिस्टेंस ये हमें दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। कितनी? 0.25 सेंटीमीटर। और इस बाउल की इनर रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। मान लो इस बाउल का जो सेंटर है वो कहाँ है? यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो देखिए ये होगी इस बाउल की इनर रेडियस और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। इस बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ आउटर कर्व्ड सरफेस ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इस बाउल की आउटर रेडियस कैपिटल आर हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और यही हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैपिटल आर की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई, बट हमें थिकनेस और इनर रेडियस दी गई है, इनर रेडियस और थिकनेस। अब देखिए अगर मैं इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर दूं तो देखिए ये बन जाएगा आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी? 0.25 प्लस 5 सेंटीमीटर और 5.25 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 का स्क्वायर। और बच्चों ये इक्वल आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें फाइंड करना था। तो देखिए ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इनर रेडियस में थिकनेस जोड़ के हमने आउटर रेडियस निकाली और फिर एरिया के फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।